नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अधिगम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना और अधिगम का व्यापक अर्थ व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से लिया जाता है। सामान्य शब्दों में हम लोग सीखना को अधिगम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक शब्दों में केवल सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना अधिगम कहलाता है। एक व्यक्ति दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों एवं परिस्थितियों से गुजरता है। उनमें से कभी कभी कुछ कार्य या परिस्थितियां ऐसे अनुभव दे जाती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी हो जाते हैं। ये स्थायी हो जाने वाले अनुभव ही अंतिम रूप से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, जो अधिगम कहलाता है। शार्टेन के अनुसार अधिगम की परिभाषा है प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। और गेट्स व उनके अनुसार अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आगे है अधिगम की विशेषताएं। सीखना अधिगम है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करता है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है। अनधिगम भी अधिगम है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। आगे हैं अधिगम के सोपान, जिनमें पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा विभिन्न अनुक्रियाएँ, तीसरा है बाधाएँ, चौथा है पुनर्बलन और पांचवा है अनुभवों का संगठन, छठवां है लक्ष्य की प्राप्ति। ये हैं अधिगम के सोपान। आगे है सीखने के प्रकार, जिनमें पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, अगला है भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम में यह बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। इसमें प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक व सहचर्यात्मक रूप में सीखा जाता है। अगला है भावात्मक अधिगम। इसका संबंध बच्चों की कोमल भावनाओं से है। भावनात्मक अधिगम का उद्देश्य है बच्चे किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर आनंद प्राप्त कर सकें। इसमें महसूस करके सीखा जाता है। और अगला है क्रियात्मक अधिगम। इसमें किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है, जैसे संगीत, नृत्य, मॉडल बनाना आदि। आगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत कारकों में है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। और अगला है इच्छा शक्ति। अगला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। और इसके बाद है आयु व परिपक्वता। और शिक्षक संबंधी कारकों में है विषय वस्तु में निपुणता, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक का व्यक्तित्व। ये शिक्षक संबंधी कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। और वातावरण संबंधी कारकों में है परिवार का वातावरण, विद्यालय व कक्षा का वातावरण,
सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। आगे हैं अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने 1913 में सीखने के 3 मुख्य नियम दिए, जिनमें पहला है तत्परता का नियम। इस नियम का प्रयोग बालक में रुचि उत्पन्न करने, ध्यान केंद्रित करने और जिज्ञासा जागृत करने में किया जाता है। इसे वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा है। और दूसरा है अभ्यास का नियम। किसी कार्य को बार बार करने पर उसे सीख जाते हैं। इसका प्रयोग आदत निर्माण करने, लेखन व उच्चारण सुधार करने में किया जाता है। और तीसरा है परिणाम व प्रभाव का नियम। किसी कार्य को करने के बाद उसका परिणाम अच्छा आता है तो उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं। तो ये थे सीखने के 3 मुख्य नियम। आगे हैं सीखने के गौण नियम, जिनमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, अगला है आंशिक क्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये अधिगम के 5 गौण नियम हैं। और आगे है अधिगम स्थानांतरण। किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदत, दृष्टिकोण व अन्य क्रियाओं का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, अर्थात किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान, कौशल, आदतों का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। और आगे हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, जिनमें पहला है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में सहायता करता हो, जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोपेड चलाना जल्दी सीख जाता है। और दूसरा है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करता हो, जैसे नाव चलाने वाले व्यक्ति को साइकिल चलाने के लिए कहना। और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में न तो सहायता करता हो और न ही बाधा उत्पन्न करता हो, जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक विज्ञान की समस्या को नहीं सुलझा सकता। आगे हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, जिनमें पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्ति स्मृति कल्पना को प्रशिक्षित करके इसका प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में किया जा सकता है। और दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत। एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध होता है जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो। और समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। आगे सामान्यीकरण का सिद्धांत। सीखे गए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जड़ ने किया है। अगला सिद्धांत है दो तत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इसके अनुसार 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि व विशिष्ट बुद्धि। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं। और अगला है आदर्शों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक बागले हैं। और अगला है पूर्णाकार सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया। यह सिद्धांत सोच को अधिक महत्व देता है। आगे है अधिगम स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व। अध्यापक को कक्षा कक्ष में सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय मुख्य बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। छात्रों को नकारात्मक अंतरण के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक सामान्यीकरण कराया जाना चाहिए। छात्रों को नियमित रूप से स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आगे है अधिगम असमर्थता, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में पठन विकृति शब्दों को पहचान नहीं पाता है।
और अगली है डिस्क्रापिया। डिस्क्रापिया के अंतर्गत लेखन में विकार उत्पन्न हो जाता है। और अगली है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत किरणा संबंधी विकृति होती है। और आगे है डिस्फेजिया। इसके अंतर्गत योग्यता संबंधी विकृति आ जाती है, बच्चा चल नहीं पाता है। और अगली है एलेक्सिया, बच्चा सीख नहीं पाता है। और अगली है डिमेंशिया, स्मृति चिंतन शक्ति का एकदम से कमज़ोर पड़ जाना डिमेंशिया कहलाता है। तो ये थी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।